नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं। 40 से भी अधिक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखिएगा। राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं कक्षा 6 से 12 तक की, इनको कंप्लीट आपको करवाया जा रहा है। और राजस्थान अध्ययन का ये जो टेस्ट है, ये 12वें नंबर का टेस्ट है साथियों। इसके पहले जो 11 टेस्ट हुए हैं, उन 11 टेस्टों में हमने कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की किताब कंप्लीट की है, कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन की किताब कंप्लीट की है, और कक्षा 8 की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसमें अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 को भी कंप्लीट कर लिया है। इस 12वें टेस्ट में आपको कक्षा 8वीं की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, इसका अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9, इन तीनों अध्यायों से 43 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप हल करने वाले हो। तो बिल्कुल निश्चित रूप से सारे प्रश्नों को हल करना साथियों, और बहुत ही जो ऑथेंटिक प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी रहेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। देखिएगा, अध्याय 7 क्या है? आपके विकास योजनाएं। अध्याय 7 जो है इसका नाम है विकास योजनाएं। कक्षा 8 का अध्याय 7 है ना। अध्याय 8 को भी करेंगे इसी में और अध्याय 9 को भी करेंगे। तो अध्याय 7 का पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपके पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित है? 15, 16, 17 और 18। देखो, पहले प्रश्न का आंसर देखें तो सतत विकास के लक्ष्य में कितने लक्ष्यों को शामिल किया गया है साथियों? 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया है। कितने लक्ष्यों को? 17 को। विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न है, आयुष्मान भारत का संबंध है शिक्षा से, महिला से, स्वास्थ्य से और कृषि से। तो आयुष्मान भारत का संबंध पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 में। साथियों, दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना का संबंध इनमें से किससे है? शिक्षा, महिला या कृषि से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से है। तो थर्ड विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। देखो, टोटल 43 प्रश्न है इसमें। टोटल मतलब अध्याय 7 में, अध्याय 8 में और अध्याय 9 में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर को है। प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर भी कम होंगे, माइनस मार्किंग है इसमें साथियों। तो प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेंगे। राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू की गई? 2016 में, 2017 में, 2018 में और 2019 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए साथियों। राजस्थान जन आधार योजना की बात की जा रही है, और राजस्थान जन आधार योजना जो है ये 2019 में शुरू की गई। कब शुरू की गई साथियों? 2019 में। जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 3 का, यह आपका सही उत्तर होगा। देखो, बहुत ही, क्योंकि पहले तो भामाशाह कार्ड चलते थे, अब जन आधार कार्ड चलते हैं। तो ये जो जन आधार है ये बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है साथियों। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? किस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना है? राष्ट्रीय आयुष मिशन, किसान कलेवा योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना और अटल भूजल योजना। तो जिस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहयोग से साथियों भूजल प्रबंध में सुधार लाना है, वो इनमें से कौन सी योजना है? अटल भूजल योजना नाम है इसका। क्या नाम है? अटल भूजल योजना। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेंगे। किस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना है? राष्ट्रीय आयुष मिशन, किसान कलेवा योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना और अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना का प्रश्न तो हमने देख लिया। चौथा जो प्रश्न था वो अटल भूजल योजना से संबंधित था। यहाँ जो 5वां प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या? जो शिक्षित युवा है 2 वर्ष की अवधि के लिए इनको बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। तो ये किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है साथियों? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत ही जो बेरोजगार युवा है, शिक्षित युवा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है 2 साल तक। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। चलिए 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 6, ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों को नेशनल हाईवे से जोड़ना और इनमें से सभी। तो देखो, जो ग्रामीण गौरव पथ योजना है इसका मुख्य उद्देश्य आपसे प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है। और साथियों इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना ही ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो छठे प्रश्न में आपके जो
दूसरा विकल्प है, ये आपका सही उत्तर है साथियों। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखो, आपकी प्रश्न संख्या 7 है, भारत सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना और इनमें से सभी। अति महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा सभी को, देखिएगा ऐप पर 149 वाला जो कोर्स है, इसकी वैलिडिटी कई लोगों की कई जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने खरीद रखा था। अब उनके आज इस ऐप को आपके हो सकता है कि समस्या आ रही है, या तो आपके कोर्स हट गया होगा 149 वाला ऐप में से, या फिर मतलब उसकी एक्सपायरी डेट साथियों जब एग्जाम नहीं हुआ, मतलब एग्जाम की डेट नहीं आई थी, तो मैंने 28 जनवरी 2023 रखा था। 28 जनवरी 2023 उस कोर्स की वैलिडिटी को कर रखा था। हालांकि 1 वर्ष के लिए बोल रखा था मैंने आपसे, लेकिन उसमें जो सेट की हुई थी वो 28 जनवरी 2023 थी। अब बाद में जब एग्जाम की डेट आई कि भाई जनवरी में नहीं फरवरी में आपका एग्जाम होगा, फिर मैंने उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको मैंने बढ़ा करके जो है 28 जुलाई 2023 कर दिया था मैंने। तो जो ऐप में से 28 जनवरी से बढ़ा करके 28 जुलाई 2023 तक, लेकिन फिर भी आप लोगों के ये डेट नहीं बढ़ी। इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने जिस दिन से वो एक्सपायरी डेट बढ़ाई थी, जब एग्जाम डेट आई थी तो मैंने तुरंत उसको बढ़ा दिया था। तो जिस दिन से मैंने उसकी एक्सपायरी डेट को बढ़ाया था, साथ ही उसके बाद में जिन्होंने कोर्स को लिया होगा 149 वाला कोर्स, जिसके बाद में उन्होंने लिया होगा, उन बच्चों के ये जो डेट है ये 28/07/2023 रहेगी। लेकिन जिन बच्चों ने पहले से कोर्स ले रखा था, उनके बढ़ाने के बावजूद भी उनके जो एक्सपायरी डेट है वो आगे नहीं जा सकी। इसका यही रीजन है। फिर मैंने टेक्निकल टीम से बात की, जो ऐप डेवलपर है उनसे बात की कि भाई जब मैंने एक्सपायरी डेट सभी के लिए बढ़ाई है तो सभी बच्चों को जो कोर्स है वो आगे होना चाहिए 149 वाला। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन से आपने एक्सपायरी डेट बढ़ाई उसके बाद में जिन्होंने कोर्स लिया उनके तो आगे की रहेगी, लेकिन जिन्होंने पहले ले रखा है उनके ये आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि भाई इसको आप आगे बढ़ाए, क्योंकि ऐसे तो फिर ये तो नुकसान हो गया एक तरह से, बच्चों के साथ बच्चों का नुकसान हो गया इसमें। तो कोशिश है कि आज उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाएगी साथियों, पूरी कोशिश रहेगी मेरी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर नहीं भी बढ़ाते हैं वो तो फिर मैं आपको कूपन बनाकर दे दूंगा, जो डायरेक्टली आप जिन ने आप मेरे पास जो आपका फीस वाला जो एक आपके पास एक स्लिप आई होगी, ठीक है ना, उस स्लिप को आप मेरे पास भेज दीजिएगा साथियों। देखना आपने जैसे ही कोर्स को खरीदा होगा तुरंत आपके पास एक स्लिप आई होगी पीडीएफ के रूप में, उसको भेज देना। मैं निश्चित रूप से आपको कूपन बना के दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हालांकि कोशिश तो ये रहेगी कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़े और आज ही आपके वापस 149 वाला कोर्स वापस आ जाए साथियों। ये तो क्या टेक्निकल चीजें हैं, इस वजह से आपके सामने ये प्रॉब्लम आई है। अगर पहले से ही मैं एक्सपायरी डेट बढ़ा करके और 2000 फरवरी तक रख देता तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन पहले जनवरी में कि भाई ऐसा सुनाई मेरा तक जनवरी में एग्जाम होगा, तो इसी वजह से मैंने 28 जनवरी कर दी थी कि 28 जनवरी 2023 तक बच्चे जो है इस टेस्ट को दे सकेंगे। लेकिन उसके बाद में इन्होंने एग्जाम को आगे बढ़ा दिया, फिर मैंने भी आगे बढ़ा दी, लेकिन वो जिन्होंने पहले खरीद लिया था दिक्कत वहां उनका आ रही है। तो कोशिश रहेगी आज इस समस्या को हल कर दिया जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ 7वें प्रश्न में इनमें से सभी चौथा जो विकल्प है यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र में योजनाओं में सम्मिलित नहीं है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, किसान कलेवा योजना और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो जो देखो सरकार ने जो योजनाएं कृषि क्षेत्र में संचालित कर रखी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संबंध भी कृषि क्षेत्र से है, राष्ट्रीय आयुष मिशन का संबंध भी कृषि क्षेत्र से है और किसान कलेवा योजना का संबंध भी कृषि क्षेत्र से है, लेकिन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध कृषि क्षेत्र से नहीं है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 9 में क्या है आपके, तो 9वां प्रश्न, आईएम शक्ति फंड का संबंध किन योजनाओं से है? ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं, कृषि क्षेत्र में संचालित योजनाएं, आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं और महिला सशक्तिकरण संबंधी योजना। तो आईएम शक्ति फंड का जो संबंध है वो इनमें से किस योजना से है साथियों? 9वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो भाई ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र की योजना नहीं है आईएम शक्ति फंड, बल्कि आईएम शक्ति फंड का संबंध किससे है? महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं से। विकल्प नंबर 4 भी यहाँ पर सही है साथियों। 9वें प्रश्न का भी 7वें, 8वें, 9वें तीनों ही प्रश्नों में चौथा ही विकल्प आपका सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 10 में क्या है? साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है
लिंग परीक्षण से मुक्त करना, बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, विधवा विवाह करना और इनमें से सभी। 10वें प्रश्न का आंसर देखें तो जो साझा अभियान है इसका जो मुख्य उद्देश्य है विधवा विवाह करना या लिंग परीक्षण से मुक्त करना नहीं, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। यही साझा अभियान का सबसे मुख्य उद्देश्य है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। तो 11वां प्रश्न है आपके, किस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राज्य जननी सुरक्षा योजना और इनमें से सभी। तो भाई वह योजना जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। साथियों उस योजना का नाम क्या है? तो देखो प्रश्न संख्या 11 का आंसर देखते हैं। भाई वह योजना है आपके राजस्थान जननी सुरक्षा योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है साथियों। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना है? राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थानी जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना और अटल भूजल योजना। तो जिस योजना का मुख्य उद्देश्य जो औषधीय पौधे हैं इनकी खेती को प्रोत्साहन देना और दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज करना, यह है साथियों वो कौन सी योजना है? भाई आपके राष्ट्रीय आयुष मिशन है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है साथियों। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि अध्याय 7 का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम अध्याय 8 के प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 है आपके, किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना है? राष्ट्रीय आयुष मिशन, गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना और अटल भूजल योजना। तो जिस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में जो संलग्न व्यक्ति है उनको और जो संगठन व्यक्ति और संगठन है उनको सम्मानित करना है साथियों, वो इनमें से कौन सी योजना है? आपके गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। इस योजना का ही मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिका संरक्षण में जो व्यक्ति संलग्न है और जो संगठन संलग्न है उनको सम्मानित करना। तो 13वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अध्याय 8 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अध्याय 8 को देखें तो अध्याय 8 का नाम है आपके जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। टोटल 17 प्रश्नों को हम अध्याय 8 में हल करने वाले हैं। देखिएगा अध्याय 7 में हम 13 प्रश्नों को कर चुके हैं और अध्याय 8 के 17 प्रश्नों को करते हैं। तो चलिए अध्याय 8 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। अध्याय 8 का पहला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर है 65.46%, 52.12%, 55.12% और 55.10%। तो देखो जो 2011 की जनगणना हुई थी इसके अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर पूछी गई है। भाई महिला साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है मित्रों? 52.12% ही राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। भूदान आंदोलन के जनक है महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भूदान आंदोलन के जनक पूछा गया है मित्रों। दूसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही रहेगा? तो भाई दूसरे प्रश्न का आंसर है विकल्प नंबर 3। विनोबा भावे ही भूदान आंदोलन के जनक है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा। और मैंने आपको बता दिया है कि जो 149 वाला कोर्स हटा है जिन जिन अभ्यर्थियों के, सभी के नहीं हटा है, पहले वालों के हटा है जिन्होंने पहले कोर्स ले रखा था शुरुआत से। साथियों पूरी कोशिश रहेगी कि भाई आप जो है आज ही आपको वापस से आपका जो कोर्स है वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाए। बाकी सभी के तो हटा नहीं है ये, बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी साथियों। राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन पहुंच सेवा का टोल फ्री नंबर है 101, 1055, 1098 और 108। तीसरे प्रश्न का आंसर देखें तो चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए जो आपातकालीन पहुंच सेवा टोल फ्री नंबर है वो कौन सा नंबर है साथियों? 1098, 1098 ही चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए निशुल्क नंबर है। विकल्प नंबर 3 आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा
कब की गई? 2014 में, 2015 में, 2016 में और 2017 में। कौन सी योजना है साथियों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस योजना का जो शुभारंभ है जो माननीय प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, तो साथियों इनके द्वारा कब की गई थी? भाई इनके द्वारा की गई थी सन 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत। दूसरा विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे तो पांचवा प्रश्न देख लेंगे। राज्य सरकार द्वारा महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 अप्रैल 99, 15 मई 99, 15 जून 99 और 15 जुलाई 1999। देखो राज्य सरकार के द्वारा राज्य महिला आयोग का जो गठन है ये 1999 में तो किया गया, लेकिन 1999 में कब किया गया था साथियों? कौन सा आयोग? राज्य महिला आयोग। इसका गठन किया गया था भाई 15 मई 1999 को। कब किया गया? 15 मई 1999 को राज्य सरकार के द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। विकल्प 2 आपके पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। तो सातवां प्रश्न है आपके, इनमें से ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम मशीन, इलेक्शन वोटर मशीन, इलेक्शन वोटिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम, देखो ईवीएम का पूरा नाम आपसे प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है। और मित्रों सातवें प्रश्न का आंसर देखें तो ई से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉनिक बनता है, ना कि इलेक्शन बनता है। वी से क्या बनता है? वोटिंग बनता है, ना कि वॉल्यूम बनता है। और एम से बनता है मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम का पूरा नाम है मित्रों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा। चलिए 8वें प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 8 है आपके, निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान निम्न में से कौन सा है? सूचित मतदान, प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहां से हटा दें, क्योंकि कोई नहीं वाला विकल्प जो है ये आपका आंसर नहीं होता है। निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान जो है इनमें से कौन सा है साथियों? 8वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान है सूचित मतदान। सूचित मतदान को ही निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान कहा जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है साथियों। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। अध्याय 8 का 9वां प्रश्न है, महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम की बात की जा रही है। 9वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही रहेगा? तो भाई महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की तरफ। 9वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 10 में क्या है आपके, राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया? 1953 में, 2008 में, 1999 में और 1989 में। तो भाई जिस प्रकार केंद्र सरकार ने ये कानून बना रखा था तो राजस्थान सरकार ने भी इसको लागू किया। कौन सा कानून? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून। साथियों इसको राज्य सरकार के द्वारा कब लागू किया गया? 1989 में लागू किया गया। कब? 1989 में। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है साथियों। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, भारत सरकार में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1960 में, 1981 में, 1955 में और 1965 में। किसकी बात की जा रही है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही है मित्रों। और 11वें प्रश्न का आंसर देखें तो भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू किया था? तो ये किया था 1955 में। कब लागू किया था? 1955 में। थर्ड विकल्प सही रहेगा 11वें प्रश्न में। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 को, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया? 1971, 81, 91 और 2001। राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा ग्राम दान अधिनियम, कौन सा अधिनियम साथियों? ग्राम दान। और ग्राम दान अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? 1971 में पारित किया गया था। बिल्कुल पहला विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। देखो ये ऑथेंटिक प्रश्न है, इनको पूरा ही आप ऐसा नहीं, इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि 12वीं तक तो किताबें मैं कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे कैसे ही करवाऊं। कैसे मतलब कि भाई कोशिश रहेगी 15 फरवरी तक आपको सारा कंप्लीट करवा दिया जाए राजस्थान अध्ययन का कोर्स। लेकिन साथियों अगर नहीं हो पाता है तो 16 को मान लो, 17 को मान लो, हालांकि 15 तक मैं करवा दूंगा। तो देखो भाई आप आज कक्षा 8वीं तक का ये कंप्लीट होने वाला है। 6, 7, 8, 9 अध्याय हो गए, एक अध्याय और बचा। तो अध्याय 10 है
और कक्षा 9वीं के जो 2-3 अध्याय है उनको कल एक साथ समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार कक्षा 9वीं कल से शुरुआत हो जाएगी आपके, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। तो इस प्रकार से आपको राजस्थान अध्ययन का पूरा कोर्स करवाया जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। 12वें प्रश्न में आपके पहला विकल्प सही है भाई। 13वां प्रश्न है आपके, किस वर्ष राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना? 1995, 2000, 2005 और 2009। तो भाई सूचना का अधिकार कानून बनाया था किसने? सबसे पहले राजस्थान ने। पूरे देश में सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। बात की जा रही है कि कब यह कानून बनाया गया था, तो मित्रों इसका सही उत्तर है आपके सन 2000 ईस्वी में यह कानून बनाया गया था। कौन सा? सूचना का अधिकार कानून। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है साथियों। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या है आपके, देखिएगा 14वें प्रश्न को, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। तो संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें छुआछूत और या फिर अस्पृश्यता जो है इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, वो कौन सा अनुच्छेद है साथियों? तो भाई वो अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 17 में ही छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। चौथा विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, राजा राम मोहन राय का और दयानंद सरस्वती का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कथन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा साथियों। पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा क्या मतलब? पूछा जा सकता है कि भाई किसी भी राष्ट्र में आप महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हो। ये जो कथन कहा गया है किसके द्वारा कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो विकल्प नंबर जो आपके 2 है प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है। बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 16 की ओर। साथियों 16वां प्रश्न है आपके, दहेज निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? 1995 में, 1955 में, 1961 में, 1975 में और 1984 में। दहेज निषेध अधिनियम की बात की जा रही है साथियों। और दहेज निषेध अधिनियम जो है इसको 1961 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1961 में। अतः 16वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अध्याय 8 के अंतिम और 17वें प्रश्न। देखिएगा 17वें प्रश्न को, राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा राज्य सरकार ने सितंबर रिक्त स्थान है को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निवारण करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में। तो भाई देखो राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा सरकार ने इसको कब, सितंबर कब साथियों, सितंबर कब इसमें शुभारंभ किया गया था? तो 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। अध्याय 8 का अंतिम क्वेश्चन है ये। 17वें प्रश्न का आंसर है भाई 2019 में राजस्थान संपर्क पोर्टल सरकार के द्वारा लागू किया गया था। कब? सितंबर 2019 में। थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है साथियों। अब हम अध्याय 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो अध्याय 9 का पहला क्वेश्चन देखें मित्रों। आपके जो कक्षा 8वीं राजस्थान अध्ययन की किताब का जो अध्याय 9 है इसका टाइटल क्या है? ग्रामीण व शहरी प्रशासन। अब इनके ग्रामीण व शहरी प्रशासन के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए अध्याय 9 का पहला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। अध्याय 9 का पहला प्रश्न क्या है आपके? देखिएगा पहला प्रश्न है, नगरीय स्वशासन की इकाई है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और इनमें से सभी। तो जो नगरीय स्वशासन है इसके अंतर्गत नगर पालिका भी आती है, नगर परिषद भी आता है, नगर निगम भी आता है। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके अध्याय 9 के पहले प्रश्न का सही उत्तर है साथियों, चौथा विकल्प। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न चौथा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हमारे देश के किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? 76वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन। तो हमारे देश के संविधान संशोधन विधेयक ने जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया है वो इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है साथियों? आंसर देखें दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो बिल्कुल है जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें ही पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था साथियों। फोर्थ विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का भी सही आंसर है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को, अध्याय 9 का तीसरा प्रश्न, नगर पालिका के अध्यक्ष को कहते हैं? मेयर कहते हैं, विधायक कहते हैं, सभापति कहते हैं और नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है।
तो तीसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखो, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है, इसके अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को, आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 जुलाई। तो आमतौर पर जो ग्राम सभा की बैठकें हैं वो जिस दिन नहीं होती है वो कौन सा दिन है भाई? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। आमतौर पर इन दिनों ग्राम सभा की बैठकें होती है, लेकिन 1 जुलाई को नहीं होती है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है ये आपका आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 4 का भी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 5 है आपके, ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है पार्षद, सरपंच, मेयर और मेंबर। तो ग्राम पंचायत की बात की जा रही है साथियों। प्रश्न नंबर 5 का कौन सा विकल्प सही है? ग्राम पंचायत का मुखिया होता है भाई सरपंच। कौन होता है? सरपंच होता है। 5वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ सेकंड विकल्प आपके सही है 5वें प्रश्न में। छठा प्रश्न है आपके, जिला परिषद का मुखिया कहलाता है? जिला परिषद कहलाता है, जिला प्रमुख कहलाता है, जिला कलेक्टर कहलाता है, या इनमें से सभी? तो भाई जो जिला परिषद है इसके मुखिया की बात की जा रही है मित्रों। जिला परिषद का मुखिया जिला परिषद नहीं कहलाता है, जिला परिषद का मुखिया कहलाता है जिला प्रमुख। क्या कहलाता है? जिला प्रमुख कहलाता है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है भाई। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। देखिएगा 7वें प्रश्न को, पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और मेयर। तो जो पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी पूछा गया है साथियों, भाई मेयर तो पंचायत समिति में होता नहीं है। अब देखो, सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से जो पंचायत समिति है इसमें किसको नियुक्त किया जाता है? खंड विकास अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्राम पंचायत होती है ना, उसमें साथियों ग्राम पंचायत में जो ग्राम विकास अधिकारी होता है इसको नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पंचायत समिति पूछा गया है, इस वजह से थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 को, पंचायत समिति का प्रमुख कहलाता है प्रधान, पार्षद, सरपंच और मेयर। भाई अभी हमने देखा कि ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है वो कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, सरपंच। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख होता है। ठीक है, जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख होता है। और पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है साथियों, ये कौन होता है? तो भाई ये होता है प्रधान। कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान होता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है मित्रों। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 में क्या है? राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? बीचवाल बीकानेर, नीमराणा अलवर, कुडली सीकर और बस्सी जयपुर। तो भाई राजस्थान में जो पहला ग्राम न्यायालय है जिस स्थान पर खोला गया है वो इनमें से कौन सा स्थान है? 9वें प्रश्न का आंसर देखें तो मित्रों बस्सी जयपुर में ही राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय खोला गया। विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न, अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैंने ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है। देखो 10वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्य है स्वच्छता व पेयजल व्यवस्था, रास्ते में उजाले की व्यवस्था, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन और इनमें से सभी। तो भाई जो ग्राम पंचायत होती है ये स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था भी करती है, रास्ते में उजाले की लाइट वगैरह लगाना ये कार्य भी करती है, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी किया जाता है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है साथियों। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 11वां प्रश्न, जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है पंचायतों की बैठकों एवं ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण कराना, पंचायत समिति व पंचायतों की निधियों का अंतरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। साथियों 11वें प्रश्न का उत्तर देखिएगा। जिला परिषद के जो कार्य है इसमें वो ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की शिकायतें दूर करना, पंचायत समिति और पंचायत की निधियों का अंतरण करना और पंचायतों की बैठकों एवं ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण कराना, ये सभी कार्य है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित कराना जिला परिषद के कार्यों में नहीं आता है। तो 11वें प्रश्न में आपके जो 4th विकल्प है ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लेते हैं मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 12 है, ग्रामीण प्रशासन का छोटे से बड़े का क्रमशः है क्रम, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति,
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति। तो 12वें प्रश्न का उत्तर बताइए, प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प सही है। तो देखो, ग्रामीण प्रशासन में सबसे छोटी होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है साथियों? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद में जिला परिषद नहीं है, बल्कि पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये बिल्कुल सही क्रम है छोटे से बड़े का। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है साथियों। अब आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे। अध्याय 9 का भी अंतिम प्रश्न है भाई। अध्याय 7 में हमने 13 प्रश्नों को किया, अध्याय 8 में हमने 17 प्रश्नों को किया और अध्याय 9 में वापस 13 प्रश्नों को कर रहे हैं। तो 17, 13, 30, 30, 13, 43, लगभग 43 प्रश्नों को हमने हल किया है साथियों। तो अंतिम और 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के कितने कार्यों का उल्लेख किया गया? 20 का, 17 का, 29 का और 31 का। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय ढांचा है, इसके कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है साथियों 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। विकल्प 3 आपके 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये कक्षा 8 का अध्याय 7, 8, 9 कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए।